तो सजनार साहब, आप सहमत इस बात से कि इंडिया के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के सामने आई है इस पूरे चेंजिंग सिनेरियो में? जी बिल्कुल यकीनन है। परंतु देखिए, दो चार मैं कमेंट्स इसमें करना चाहूंगा। एक जो आपने आखिरी कमेंट किया, जो हमें राष्ट्रपति ट्रंप का धन्यवाद करना चाहिए, मेरे विचार से ये थोड़ा अतिशयोक्ति होगी। ऐसा नहीं है। जो हमारे यहाँ रिफॉर्म प्रोग्राम तभी शुरू हुआ है। रिफॉर्म प्रोग्राम हमारे यहाँ 2014 से शुरू हो गया था। अगर एक साल में शुरू हुआ होता तो आपकी ये स्थिति नहीं होती। तो इसीलिए ये मेरे विचार से कहना बहुत ज्यादती है जो ये ट्रंप की वजह से हुआ है। ये और चीजें हैं जो देखिए, हमने डाइवर्सिफिकेशन जो शुरू किया है अपना जितना जल्दी, और वो भी पहले हो गया था। यूरोपियन यूनियन से हमारा जो ट्रेड डील के बारे में हम बात कर रहे हैं, मुझे याद है जब मैं ब्रसल्स में हुआ करता था 2007 में, तब हमने शुरुआत की थी इसमें। ठीक है, इसमें तेजी पकड़ी है, जोर पकड़ा है, परंतु ये 2022 में हमने शुरुआत कर दी थी, जो इसको हम जल्दी करेंगे। अब इसको एक साल में हम तोड़ पर लेकर आए हैं, वो एक अच्छी बात है। पर देखिए, ये वाली गवर्नमेंट रिफॉर्म के लिए कमिटेड रही है, और हमेशा प्रधानमंत्री का यही मोटो रहा है, रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म। चाहे वो कोविड-19 का समय आया हो, हमने अपना रिफॉर्म्स को कम नहीं किया। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ, थोड़ा ये अतिशयोक्ति है। जो ठीक है, उनकी वो जब आए हैं इसमें थोड़ा उन्होंने सा किया है। परंतु इसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में जोड़ दूं, एम्बेसडर सजनार साहब। कॉन्टेक्स्ट ये है कि जी तेजी आई है, बहुत कुछ ऐसी चीजें सोचने को मजबूर कर दिया है ट्रंप ने जो आमतौर पे लोग सोचते नहीं थे। मतलब ये नहीं था कि पहले रिफॉर्म नहीं हुआ अब रिफॉर्म हो रहा है, पहले कदम नहीं उठा तब कदम उठ रहा है, लेकिन बहुत सारे विंडो थे जिसको लोग नहीं ध्यान देते थे, इग्नोर करते थे। ट्रंप ने आकर के बता दिया कि हम किस लेवल तक जा सकते हैं। तो ये इसका मकसद ये था, ये नहीं था कि पहले की सरकार निकम्मी थी अब सरकार बहुत काम कर रही है, साल भर नहीं नहीं पहले नहीं, हम वो लोग नहीं कह बिल्कुल रहे। चुप होकर देखिए बैठ दिए। देखिए, हाँ बिल्कुल, आपको वो आपको इसके मेंशन नहीं साथ, था। लक्ष्मण जी, आपको इसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा, जो जो उन्होंने 50% आपके ऊपर टैरिफ लगाया है, उसका नुकसान भी आपको कितना हुआ है। आपके जो सारे ये श्रिम्प फार्मर्स हैं, आपके जो ये इसमें तमिलनाडु में जो टेक्सटाइल है, आपके जो सूरत में वहां पर है, जिनके ऊपर आपने 50% वो लगा दिया, उनकी जिंदगियां ट्रंप ने बर्बाद की हैं। तो इसीलिए ये खाली मैक्रो लेवल पर ये कहना, जो भाई हम उनकी तरफ देख रहे नहीं, हैं, डाइवर्सिफिकेशन वगैरह देख रहे हैं। इसका एक साइड इफेक्ट भी देखिए, इसका एक दूसरा पहलू भी देखिए कि ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया, उसके बाद ही आपने देखा हो कितनी तेजी से हम लोगों ने मार्केट डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। एक्सपोर्टर को लाया कि हमेशा यूएस पे निर्भर ना रहे, चलो यूरोप भी चल लेते हैं, चलो दूसरे कंट्री भी चल लेते हैं। तो जाहिर तौर पर नुकसान हुआ है, इसमें मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। आरती टिक्कू सिंह कहना चाहती हैं कुछ, क्योंकि आरती टिक्कू सिंह का ही लाइन थी जिसको मैंने कोट किया था। आरती। लक्ष्मण जी देखिए, नुकसान तो हमें 1990 में भी हुआ था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जब हुआ था। नुकसान हमें 80s में भी हुआ था। नुकसान हमें तब भी हुआ था जब न्यूक्लियर हमने टेस्ट किए थे और सैंक्शंस लगे थे। नुकसान हमको बहुत नरेंद्र तनेजा साहब, बड़े आ रहा हूं आपके पास। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि अगर हम पूरा ओवरऑल जो ग्लोबलाइजेशन का मंत्र अमेरिका ही ने दिया, इनफैक्ट ये यूनिपोलर वर्ल्ड का जो एक नया फॉर्मूला था कि सारा ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उसका एडवर्स इम्पैक्ट जो है उस पर बहुत कम लोगों ने बोला है या लिखा है। इनफैक्ट पूरी की पूरी इंडियन ब्यूरोक्रेसी, पूरा का पूरा इंडियन रूलिंग क्लास जो है, बिल्कुल यूएस पे डिपेंडेंस जो है, आंखें बंद करके, लगभग ऑलमोस्ट आंखें बंद करके पूरा का पूरा रिलायंस जो था यूएस की एडवोकेसी करने में लगा होता था। लेकिन कभी किसी ने यह नहीं कहा कि ग्लोबलाइजेशन का एडवर्स इम्पैक्ट भी क्या है। और अगर आप देखें, सिर्फ इंडिया में उसका एडवर्स इम्पैक्ट नहीं है, उसका एडवर्स इम्पैक्ट यूरोप में है, उसका एडवर्स इम्पैक्ट अमेरिका में खुद है। और वही मुझे लगता है कि उसका कारण, उसका उसका रिजल्ट ये है कि जो इस वक्त हो रहा है, हम लोगों को बहुत पहले सोच लेना चाहिए था कि क्या हमारे जो श्रिम्प एक्सपोर्टर्स हैं या बाकी एक्सपोर्टर्स हैं जो यहाँ से अमेरिका को भेज रहे हैं, उसके बदले में क्या हम अपने करीबी नेबरहुड में हम वो बेच सकते हैं, वो श्रिम्प्स की नहीं बेच सकते हैं? क्या क्या कॉस्ट इफेक्ट होगा उस सब इन सारी पॉलिसीज का? तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर हम देखें कि इस वक्त जो इंडिया चॉइसेस ले रहा है, डिवर्सिफाई कर रहा है, किसी भी इकोनॉमी के लिए, बड़ी इकोनॉमी के लिए डिवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत जरूरी है। ये ओवर डिपेंडेंस किसी पे भी,
हम चाइना पे ओवर डिपेंडेंट हो या यूएस पे हो। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी का सबसे बड़ा जो पावरफुल स्लोगन है आत्मनिर्भरता, और ये आत्मनिर्भरता का स्लोगन बहुत लंबे अरसे से 1947 से जब से ये देश बना है तब से हम इस आत्मनिर्भरता की बात करते तो थे, बट कहीं ना कहीं हम खो गए थे क्योंकि ओवर रिलायंस किसी एक कंट्री बिल्कुल यही हम लोग कह रहे हैं कि थोड़ी तेजी यहाँ पर आई, जिसको खुद एम्बेसडर सज्जनहार साहब ने भी एक्सेप्ट किया था। सज्जनहार साहब के पास जाऊंगा बेसिक क्वेश्चन को लेकर के, लेकिन नयन तनेजा साहब कुछ जोड़ना चाह रहे थे। लक्ष्मण, मेरा ये कहना था कि जो थैंक यू नोट है ट्रम्प साहब को, वो पूरी दुनिया भेज रही है। अब कनाडा भी भेज रहा है, वो है ना, लीजिए, आप वो तो भी इंडिया से ऊपर चले गए। आज नहीं, यूरोपियन यूनियन भी भेज रहा है। तमाम दुनिया को समझ में आ गया कि अमेरिकन इकोनॉमी बड़ी है, सबको पता है, लेकिन उन पे एक सीमा से आगे निर्भर होना ठीक नहीं है। आज ट्रम्प साहब हैं, कल को कोई और आ जाए जो इनसे भी आगे हो तो फिर क्या होगा। तो सारे देशों के अंदर ही हुआ। जहां तक भारत का प्रश्न है, अब मैं अनुज से सहमत हूं। अनुज ने जो पॉइंट उठाए हैं वो बहुत ही अच्छे। वो देखिए, हमने काफी सुधार करे हैं। उसका नतीजा हमारे सामने है कि आज हम पीपीपी पे 16 से 17 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन चुके हैं। हम दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी आज हैं, अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी पे जाते हैं तो। प्रश्न अब ये उठता है कि क्या अब हमको और जो छलांग लगानी है जिससे हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएं, जो पीडब्ल्यूसी का कहना है और तमाम थिंक टैंक्स का कहना है कि भारत अमेरिका की इकोनॉमी बराबर हो जाएंगी लगभग 2050 तक। उसके लिए हमें क्या करना है? तो जो कुछ चीजें हमें स्वीकारना होगा, जैसा अनुज ने कहा। जो अनुज जो है वो सरकार के अंदर रहे हैं, बड़ा इनका योगदान रहा है, इनकी बड़ी भूमिका रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो हमारी कुछ राज्य हैं उनमें किस तरह के सुधार और चाहिए। कौन से राज्य हैं जिनको थोड़ा हैंड होल्डिंग करने की जरूरत है। वो हमारी अर्थव्यवस्था के कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें हमें अभी रिफॉर्म करने हैं। लोग एग्रीकल्चर का नाम नहीं लेते कि भाई एग्रीकल्चर का नाम ले लिया तो परेशानी हो जाएगी। भाई मैं तो लेता हूं, लैंड रिफॉर्म का नाम नहीं लेते। हाँ, तो हाँ, उसका नाम नहीं लेते। मुझे लगता है कि हमें कॉन्वर्सेशन करके, डायलॉग्स करके, बातचीत करके आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये एरियाज हैं जहां हम अगर रिफॉर्म्स नहीं करते हैं तो हम अपना पूरा पोटेंशियल रियलाइज नहीं कर पाएंगे। वो राज्य जो थोड़ा पीछे रह गए उनको किस तरीके से और आगे, तो इन पे एक खुली बातचीत, हम एक लोकतंत्र खुली बातचीत करनी चाहिए हमें। हमें इस पे आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सवाल जहां से उठा था वो थैंक यू नोट ने इस पूरे जवाब को हाईजैक कर लिया। इसको लेकर एम्बेसडर सज्जनहार साहब आपके पास आ रहा हूं, लेकिन अनुज जी को जोड़ना चाहता हूं। अनुज जी, संक्षिप्त में। बहुत ही संक्षेप में मैं अगेन एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन के बारे में हाईलाइट करना चाहता हूँ। हमारा लेटेस्ट एक्सपोर्ट का डेटा जो है दिसंबर का, वो फिर से दिखाता है कि 10 साल में हाईएस्ट एक्सपोर्ट हुआ है दिसंबर में। नवंबर में भी यही हाल था। तो लोगों ने समझ लिया है, एक्सपोर्टर्स ने, छोटे एक्सपोर्टर्स ने समझ लिया है कि कौन सी मार्केट्स हैं जो यूएस के बाहर जहां एक्सपोर्ट किया जा सकता है, और इसके पीछे सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। सरकार ने 2014 से ही आइडेंटिफाई किया कि डेवलप्ड इकोनॉमीज के साथ एफटीए करेंगे। एफटीए के बाद एफटीए हो रहे हैं, उनकी बारिश हो रही है इनफैक्ट एफटीएस की, और उनकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। और ये कॉन्शियस अप्रोच मोदी गवर्नमेंट की काफी हेल्पफुल हुई है एक्सपोर्टर्स के लिए। हालांकि इसमें मैं एक चीज से आपकी बात से सहमत हूं कि एक्सपोर्ट बढ़ा है। यूएस के साथ होने वाला एक्सपोर्ट जो डिप आया था उस पर फिर से वापस से कुछ ग्रीन शूट दिखा है। लेकिन एम्बेसडर सज्जनहार साहब की बात से मैं 100% सहमत हूं कि जो एक्सपोर्ट यूनिट पूरी तरीके से यूएस पर डिपेंडेंट थे, उनकी हालत वाकई काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है और अभी तक वो उबर नहीं पाए। इससे मैं सहमत हूं, क्योंकि एक्सपोर्टर्स मेरी बातचीत होती है। लेकिन